ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लोग एक महान नेता और एक महान आध्यात्मिक गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उन्हें याद करने आए हैं। आपको ध्यान होगा, आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक लेक्चर फॉर्म किया है अयोध्या के मंदिर पर। उसमें हमने दिखाने की कोशिश की है, आप लोग ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि वो धर्म की बात नहीं है, वो भारतीय संस्कृति की बात है और उसको हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर दिखाया है। शायद आप उससे कन्विंस्ड होंगे, और ना भी हो तो सोशल साइंस में एक दूसरे की बातों से कन्विंस होना आवश्यक नहीं है, केवल एक पर्सपेक्टिव को समझना आवश्यक है। क्योंकि सोशल साइंस में जितनी भी नॉलेज है, केवल एक पर्सपेक्टिव होता है, कंप्लीट नॉलेज कुछ भी नहीं होता। तो चलिए आज गुरु गोविंद सिंह के प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, और वह केवल सिख पंथ के लिए ही नहीं किया, हिंदुस्तान के लिए भी किया। लेकिन उस कहानी को थोड़ा हम पीछे ले चलते हैं। देखिए, सिख पंथ को संस्थापित करने का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक कबीर के समकालीन थे, और जिस तरह कबीर ने अपने आप को निर्गुण भक्ति या संत भक्ति से जोड़ा, तो गुरु नानक भी उसी परंपरा से जुड़े हुए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कबीर की भक्ति एक निजी आध्यात्मिक अनुभव होकर रह गया था, परंतु गुरु नानक की जो भक्ति है वह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव सिद्ध हुआ, और वह अनुभव एक राज्य निर्माण में प्रतिफलित हो गया। पहले एक पंथ को संगठित किया, फिर एक राज्य निर्माण में प्रतिफलित हुआ। तो हाउ वाज इट पॉसिबल कि दिस सिखिज्म जस्ट यू कैन से कल्मिनेटेड इनटू द स्टेट फॉर्मेशन? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो देखिए, आरंभ से ही सिख पंथ में दो विशेषताएं ऐसी थीं जो सिख पंथ को बाकी धार्मिक पंथों से अलग कर रही थी। द फर्स्ट फीचर वाज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब सामुदायिकता की भावना सिख पंथ में आरंभ से ही मजबूत थी। और दूसरा क्या था कि सिख पंथ में एक तरह से आप कहें तो वहां की का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन था, जिसको कहते हो भू राजनीतिक स्थिति, वह भी बाकी क्षेत्रों से अलग थी। हालांकि उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सामुदायिकता की भावना को प्रबल करने वाले भी दो कारक थे। एक यह था कि कबीर के विपरीत जो नानक का आध्यात्मिक अनुभव था वो बड़ा सामूहिक होता था, यानी संगत लगाना, संगत लगाकर यानी सामूहिक रूप से प्रार्थना करना। और दूसरा लंगर छकना, द कम्युनिटी फिस्ट यू कैन से, कि वो लंगर छकना, और ये दो चीजों ने उसमें सामुदायिकता की भावना मजबूत की थी। खैर, गुरु नानक का धर्म सभी के लिए खुला हुआ था। उनके जो फॉलोअर्स थे सिख, चाहे उच्च हो निम्न हो, चाहे उच्च जाति के हो निम्न जाति के हो, बल्कि जो जाति व्यवस्था से बाहर भी फेंके गए थे, उनके लिए भी दरवाजा सिख पंथ का खुला हुआ था। तो सिख पंथ में आरंभ से ही एक प्रकार का सोशल इगलिटेरियनिज्म था, एक प्रकार की सामाजिक समानता की भावना प्रबल थी। एक हिस्टोरियन ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि मुगलों से सिखों की टकराहट क्यों हुई उसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा कि एक्चुअली गुरु नानक का जो सिख पंथ था, या उनके आरंभिक फॉलोअर्स भी हुए, जैसे गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आए, गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास आए, और गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास। इन चार, आप देखोगे, चार गुरु के समय एक तरह से जो सिख पंथ है वो महफूज रहा, उसमें कहीं कोई मुगलों से टकराहट नहीं हुई। बल्कि गुरु रामदास को तो अकबर ने, जो आज आप अमृतसर देख रहे हैं, वहां पर उसने भूमि दान भी दिया था, जहां पर एक एक सरोवर बनाया गया जिसे आप अमृतसर के नाम से जानते हो। समस्या आई गुरु अर्जन देव के समय से, और समस्या का कोई आधार नहीं था। तो एक हिस्टोरियन ने कहा कि आखिर मुगलों से टकराहट क्यों हुई सिखों की? तो इसका एक, आप ऊपर से देखेंगे तो भाई खुसरो के साथ मतलब जो गुरु अर्जन देव का, और जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खुसरो को टीका लगाया जाना, और खुसरो के टीका लगाए जाने की घटना से जहांगीर इतना डिस्टर्ब हो गया कि गुरु पर हेवी जुर्माना कर दिया, और एक निर्दोष इनोसेंट सी गुरु को शहादत लेनी पड़ी। तो ऊपर से तो ये घटना लगती है, लेकिन एक हिस्टोरियन ने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि सिख जो सोसाइटी है इतना इगलिटेरियन था मध्यकाल में, मेडिवल एज,
एंड इन मेडिवल एज यू कैन से कि सोसाइटी वॉज जस्ट यू कैन से मैनिफेस्टिंग द फ्यूडल हायरार्की। जो मध्यकालीन समाज होता है वो एक सामंती समाज होता है, उसमें एक पिरामिड नुमा ढांचा होता है, उच्च नीच के बीच भेद होता है। लेकिन सिखों ने जिस प्रकार के समतामूलक समाज की परिकल्पना की थी, वो उस समय का सामंती समाज, फ्यूडल सोसाइटी कुड नॉट डाइजेस्ट इट। एक सामंती समाज उसे नहीं पचा पाया और गुरु अर्जन देव को बिना किसी वजह के, चूंकि यह कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, उसका विद्रोही जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो अपने पिता से विद्रोह करके भागा, लाहौर की तरफ गया। जहांगीर उसका पीछा करते हुए आता है, लाहौर से वो अमृतसर चला जाता है और अमृतसर में जाकर वह गुरु अर्जन देव को एक तरह से सिजदा करता है और गुरु अर्जन देव उसे टीका लगाते हैं। दैट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। ये होता था उस समय। कोई अगर आपके यहां आता है तो एक गुरु का काम यही है कि उसको टीका लगाया जाए। इस मुद्दे पर उनको शहादत लेनी पड़ी। वहीं से सिख पंथ में एक टर्निंग पॉइंट आया। सिख पंथ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आप देखेंगे कि 1606 की एक घटना है, 1606 की, और इसके बाद जो गुरु अर्जन देव के पुत्र और उत्तराधिकारी जो गुरु हरगोविंद थे, उन्होंने सिख पंथ में मिलिटेंसी लाई। उसमें एक तरह का जुझारूपन लाना शुरू किया, उसका सैनिकीकरण किया। चूंकि गुरु वहां पर उन्होंने सबसे पहले अमृतसर में एक भवन बनाया जिसका नाम है अकाल तख्त। वहां पर सिंहासन रखा, 2 तलवार अपने साथ रखते थे, राजनीतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों का प्रतीक। अब तक सिख गुरु केवल आध्यात्मिक शक्ति की बात करते थे, अब ये राजनीतिक और सैन्य शक्ति की भी बात करने लगे। तो जाहिर है कि जहांगीर का शक और बढ़ता गया और जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को भी गिरफ्तार कर लिया और 12 वर्षों तक ये जेल में रहे। अब गुरु हरगोविंद सिंह यहां से, जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई गुरु हरगोविंद को ऐसा लगा कि जब तक हम यहां रहेंगे तब तक मुगल कोई ना कोई बहाने हमारे लाइफ में इंटरवेन करेंगे, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। तो गुरु ने प्रेफर किया कि चलो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो बढ़े और नॉर्थ ईस्ट में वो चले गए शिवालिक की पहाड़ी में, यानी कांगड़ा आसपास के क्षेत्र में। आप देखोगे अगर वहां से तो लुधियाना से लगभग 70 या 100 किलोमीटर के बीच रहा होगा। तो गुरु वहीं रहने लगे। अब गुरु हरगोविंद के बाद जो गुरु हरराय और गुरु हरकिशन आए, वहां पर कोई विशेष घटना नहीं हुई, सब कुछ स्मूथली निकलता रहा। स्थिति फिर बिगड़ गई गुरु तेग बहादुर के समय। गुरु तेग बहादुर, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि एक कश्मीर का मुस्लिम गवर्नर था, उसने कुछ हिंदुओं को, जैसा सतीश चंद्र लिखते हैं, कुछ हिंदुओं को जबरन धर्मांतरित करवा दिया था। इसी पर गुरु तेग बहादुर ने आवाज उठाई थी और बदले में आज भी आप चांदनी चौक पर जाएंगे तो शीशगंज गुरुद्वारा, जहां गुरु को शहादत लेनी पड़ी और उनके बारे में कहा गया कि सिर दिया परंतु सार नहीं दिया, क्योंकि जब औरंगजेब ने धर्मांतरण का विकल्प रखा तो अभी गुरु टस से मस नहीं हुए और कभी उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। तो गुरु तेग बहादुर के बाद अब जो गुरु गोविंद सिंह आए, उनके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, अगर ऊपरी तौर पर हम कहें या ऊपरी तौर पर आप जानते होंगे कि भाई गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक अपने पिता की शहादत से सिख पंथ को उबारना था? नहीं, उनके सामने कई चुनौतियां थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पहली चुनौती, मेरा टाइटल फिर एक बार आप याद करिए, एक बार मेरे टाइटल पर लौटिए, फिर मैं मुद्दों पर लौटूंगा। मेरा टाइटल है कि हम गुरु गोविंद सिंह को क्यों याद रखें। तो पहली चीज कि गुरु गोविंद सिंह ने पहले बिखरे हुए सिख पंथ को संगठित किया। बिखरे हुए सिख पंथ को संगठित करने से मेरा आशय यह है कि थोड़ा मैं आपको पीछे गुरु अर्जन देव की तरफ फिर ले आऊंगा। गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में अपनी मसंद बनाई थी और बहुत सारे क्षेत्रीय मसंद, क्षेत्रीय मतलब आप कह सकते हैं क्षेत्रीय हेडक्वार्टर को स्थापित किया था, क्षेत्रीय हेडक्वार्टर। और उस क्षेत्रीय हेडक्वार्टर से लोग
अमृतसर मसंद से जुड़े हुए थे। अमृतसर का मसंद उसका हेड था। उन्होंने एक आध्यात्मिक कर भी लगाया था और वो राजकीय ठाठ से रहते थे। लेकिन बाद में जब गुरु अर्जन देव की शहादत हुई और गुरु हरगोविंद यहां से वो शिफ्ट कर गए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो कांगड़ा की तरफ, तो वहां पर जब वो शिफ्ट कर गए तो जो अमृतसर से गुरु और उनके परिवार का दूर हटना बड़ा घातक सिद्ध हुआ। अलग अलग जो क्षेत्रीय मसंद के मुखिया थे उन्होंने एक तरह से बगावत शुरू कर दी। वो अब मुख्यालय को अपना धन या अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो नहीं भेजने लगे। और कुछ गुरु के जो निकटस्थ संबंधी थे उनकी महत्वाकांक्षा जगने लगी, एम्बिशन जगने लगा, और वो सोचने लगे कि हम अपने अपने संबंधी को गुरु बना दें। माने संभव था कि गुरु वहां नॉर्थ ईस्ट में बैठे रहते कांगड़ा की पहाड़ी में और पता चलता कि यहां पर उनके संबंधियों ने ही अपने बच्चे को गुरु घोषित कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने पहला काम किया कि 1699 में उन्होंने घोषित की कि मैं अंतिम गुरु हूं, अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा। तो क्यों गुरु नहीं होगा? तो अब जो आध्यात्मिक शक्ति है वो दल खालसा में निहित होगी, और 1699 में उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। तो इससे एक विवाद कम से कम समाप्त हो गया। अगर आज गुरु शिव की परंपरा रहती तो सिख पंथ इतना प्योर नहीं रह पाता, क्योंकि अगर आज तक गुरु शिव कंटिन्यू उसी तरह से करती रहती तो कोई ना कोई विवाद उसके साथ घिरा हुआ होता। तो पहला काम तो उन्होंने यह किया। ये रिचर्ड एम एटन का कहना है, उन्होंने बहुत शोध ग्रंथ उस पर लिखे। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ को एक बड़ा उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को मजबूत किया। उन्होंने आनंदपुर साहिब को अपना मुख्यालय बनाया, दल खालसा की स्थापना की और सिख पंथ को एक नई पहचान दी, पंच ककार। वहीं से सिख पंथ की एक अलग पहचान बनी गुरु गोविंद सिंह। तो सेकेंड वन, उन्होंने सिख पंथ को एक अलग पहचान दी और उसे एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाया। खालसा की स्थापना की, पंच ककार को लागू कर दिया। पंच ककार आप लोग जानते ही होंगे, मतलब केस, कंघा, कृपान, करा, कच्छा। तो ये पंच ककारों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब है कि अब सिखों की आइडेंटिटी अलग हो गई और मजबूत आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद वो पाहुल का त्योहार भी शुरू कर रहे थे, तलवार से पानी को उछालना, वह भी एक उनका तरीका था। तो उससे क्या हो कि सिखों की बड़ी सिंबॉलिक इसकी मीनिंग है। अब पंच ककार वैसे कहेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब 1.25 से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। अब बहुत सारे हैजियोग्राफिकल लिटरेचर उनके फेवर में लिखे जाने लगे, उनको अर्ध दैविक समझा जाने लगा, क्योंकि लोगों में के लिए तो एक तरह से आध्यात्मिक मुखिया थे, गुरु थे। उन्होंने कभी देवत्व का क्लेम नहीं किया, लेकिन लोगों का बहुत गहरा विश्वास अब गुरु गोविंद सिंह पर था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने इन जब ये सारे परिवर्तन लाए तो उनकी पहचान ही, उनका व्यक्तित्व ही, उनका कह सकते हो कि फेस ही सबसे अलग हो गया। तो दिस इज द एक पॉइंट ये हुआ। फिर अब देखिए, एक जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया वो था सिख पंथ की क्षेत्रीय बिखराव को बचाना और सिख पंथ को क्या केंद्रीयकरण करना। केंद्रीयकरण करने से मेरा आशय यह है कि जैसे अलग अलग जो मसंत के मुखिया थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी थी और वो एक अलग अपने आप को अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो पहले उन मसंदों की जागीरों को जब्त किया और तब उन्होंने सबको फिर एक बार उनको डिसिप्लिन किया, उनको अनुशासित बनाया और उन्हें कहा कि आप अमृतसर के प्रति केंद्रित रहिए या आप आनंदपुर साहिब के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को बनाए रखिए। तो यह भी गुरु का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट आप कहोगे तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख राज्य की अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तो सिख राज्य की स्थापना उनके समय नहीं हो पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने सिख राज्य की नींव डाल दी। कैसे? उन्होंने दल खालसा की स्थापना की, उसको एक मजबूत आइडेंटिटी बनाया, आनंदपुर साहिब को अपना मुख्यालय बनाया और जो दल खालसा है वही दल खालसा को वास्तविकता में क्रियान्वयन का जो अवसर मिला वह मिला रणजीत सिंह के समय, जो सिख शासक बने और जिसने एक मजबूत सिख राज्य की स्थापना की। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने
वह आधारशिला रख दी जिस पर भविष्य में एक सिख राज्य की स्थापना होनी थी। मैं आपको बताऊं कि गुरु गोविंद सिंह तक सिखों को ताकतवर होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि रिचर्ड एम एटन लिखते हैं कि गुरु गुरु नानक और जो आरंभिक गुरु थे उनके समय खत्री जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा था और खत्री जाति की बहुत बड़ी भागीदारी सिख पंथ में रही थी। बड़े पैमाने पर उनका सिख पंथ को उन्होंने अपनाया था। गुरु गोविंद सिंह के समय तक आकर जाट जैसी लड़ाकू जाति जुड़ गई और जब एक बार लड़ाकू जाति जुड़ गई तो उसमें लड़ाकूपन आ गया। हालांकि गुरु को अंत में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरु ने अपने स्पिरिट को खोया नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब आनंदपुर साहिब में थे तो आनंदपुर साहिब में जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने कायम की थी और जिस तरह से वो समतामूलक समाज का स्वप्न देख रहे थे, तो उसके आसपास के राजा घबरा गए और आसपास में कुछ पहाड़ी शासक थे जो गुरु की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे। उनको लग रहा था कि गुरु भविष्य में उनके लिए कहीं खतरा न हो जाए, तो उन्होंने ही मुगलों के साथ संपर्क किया। औरंगजेब तो उस समय दक्षिण में था, दक्षिण में उलझा हुआ था। वजीर खान उनका सूबेदार था, उसको भड़काया। वजीर खान ने गुरु पर हमला कर दिया। अब गुरु के 4 पुत्र में तो 2 युद्ध में मारे गए थे और 2 पुत्रों को निर्ममता से मार डाला गया। गुरु बहुत पेंड हुए, उनको बहुत तकलीफ, मतलब इस बात से उनको बहुत सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, मुगल शासक को कोई डायरेक्ट चुनौती नहीं दी थी, लेकिन उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा मुगल शासन के सफोकेशन का कारण था। हालांकि उन्होंने उसमें एक पत्र लिखा था औरंगजेब को, महजरनामा के नाम से, उसको एक तरह से औरंगजेब को इस बात पर डेमोरलाइज किया उन्होंने कि जब सिखों को यह वादा किया गया था मुगलों के द्वारा कि आपको सुरक्षित किले से बाहर आने दिया जाएगा, इस तरह का विश्वासघात किया गया। औरंगजेब भी लज्जित हुआ इस बात से, उनको बुलाया कि आप दक्षिण आ जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे वहां और हम आपसे दक्षिण में वार्ता करेंगे इस मुद्दे पर। और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को इस बात के लिए आगाह किया कि यह बहुत बड़ा इनजस्टिस है आपके पार्ट में और कोई भी बादशाह का इतना अन्यायपूर्ण कदम की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण कदम की ओर संकेत किया। अब औरंगजेब ने उनको बुलाया और वो दक्षिण जा रहे थे, तब तक औरंगजेब का डेथ हो गया, तो उनका वो पहुंच नहीं पाए। बाद में हालांकि बहादुर शाह प्रथम से उनकी वार्ता हुई और फिर वो दक्षिण गए भी। तो आंध्र प्रदेश के पास नांदेड़ में एक अफगान, जो वजीर खान के द्वारा ही डिप्यूट किया गया था, 2 अफगान, उन्होंने गुरु को असैसिनेट कर दिया, गुरु की हत्या कर दी। हालांकि गुरु ने उनमें से एक को मार डाला और एक को गुरु के बॉडीगार्ड ने मार डाला। गुरु उसमें सीरियसली इंजर्ड हुए और अंत में उनका डेथ हुआ। लेकिन दुनिया गुरु गोविंद सिंह को भूल नहीं सकती। सिख पंथ नहीं, बल्कि मैंने तो विदेशों में भी उसका स्टैचू देखा है, गुरु गोविंद सिंह का स्टैचू देखा है। और मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर वर्ल्ड याद किए जाते हैं, क्योंकि सिख डायस्पोरा वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि आज भी सिख पंथ के सामने कोई बड़ी चुनौती होती है तो गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं। और कहोगे भाई इंडिया के लिए गुरु गोविंद सिंह का सिंबल क्या है, तो इसके लिए एक हिस्टोरियन क्रिस्टोफर बेली को याद करना पड़ेगा। क्रिस्टोफर बेली ने कहा कि देखिए, एक्चुअली है ऐसा क्या, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कि हिस्ट्री राइटिंग रहा है वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट सेंट्रिक रहा है। तो जिसको तुम नेशनलिज्म कहते हो, या हर देश आज नेशनलिज्म पर गर्व करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, तो पश्चिम वालों ने हमें सिखाया कि देखो भाई, आप राष्ट्रवाद नहीं जानते थे, आप एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए राष्ट्रवाद नहीं है, हम पश्चिमी देशों ने इसको विकसित किया और हमने आपके यहाँ इसको निर्यात किया है। तो जब तक हम आपके यहाँ नहीं आए तब तक आपके यहाँ राष्ट्रवाद नहीं आया था। इसलिए जब भी मेडिवल एज में राष्ट्रवाद की बात होती है या एंशिएंट टाइम में राष्ट्रवाद की बात होती है, तो पश्चिमी विद्वान हंसने लगते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भाई राष्ट्र होने के लिए वहाँ के उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में एक परस्पर जुड़ाव की भावना होनी चाहिए, फिर आप राष्ट्र कहलाएंगे। लेकिन आपको पता है, कम से कम यह बात एक क्रिस्टोफर बाइली या क्रिस्टोफर बेली नामक हिस्टोरियन है जिसने जस्टिफाई किया। उसने कहा कि देखिए, राष्ट्रवाद जब भी आया हो, लेकिन राष्ट्रवाद की जो आरंभिक प्रेरणा मिली है भारत में, वो देशभक्ति की अवधारणा से मिली है, अच्छी सरकार की अवधारणा से मिली है, पैट्रियोटिज्म, अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। और इसी आधार पर बताया कि यह पैट्रियोटिज्म महाराणा प्रताप में था, यह पैट्रियोटिज्म का तत्व शिवाजी में दिखता है और यही पैट्रियोटिज्म का तत्व गुरु गोविंद सिंह में दिखता है। और जो देशभक्ति, अपने भूभाग की तरफ भक्ति, उसके लिए जो समर्पण का भाव है, उसमें राष्ट्रवाद हो या ना हो,
लेकिन आगे के राष्ट्रवादियों के लिए गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और शिवाजी ये सभी प्रेरणा हुए कि अत्याचार के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, रेजिस्ट किए। तो जब हम ब्रिटिश से संघर्ष कर रहे थे और जब हमें यह डर होता था कि ब्रिटिश बहुत पावरफुल है, वो हमें दबा देंगे, तो हम गुरु गोविंद सिंह को याद करते थे कि गुरु गोविंद सिंह जब उतनी बड़ी शक्ति मुगलों से नहीं डरे, तो हमें ब्रिटिश से क्यों डरना चाहिए। तो यहाँ से राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलती है। तो यह भी गुरु गोविंद सिंह का एक कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं। तो अब माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको ध्यान आ गया होगा कि गुरु गोविंद सिंह को हम क्यों याद रखें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।